यूनिट है आपकी, ये है टेंसर एनालिसिस के नाम से। और टेंसर बेसिकली मैंने बताया आप लोगों को, ये रैंक 2 फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, एक जनरल। अब रैंक का क्या मतलब होता है, इसको भी आप लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए। जैसे स्केलर को आप बोलते हो कि रैंक 0 फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर को फिर रैंक 1 और इसको रैंक 2 फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बोलते हैं इसको, देखो टेंसर की जरूरत क्यों पड़ती है। एक एग्जाम्पल लेकर के पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और टेंसर कहाँ कहाँ पर फिजिक्स में इनके एप्लीकेशंस हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। एक ओम्स लॉ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना। देखिए ओम्स लॉ का ये जो फॉर्म आप लोग पढ़ते हो, करंट दैट इज इक्वल टू वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। V इज इक्वल टू IR। ये इक्वेशन बेसिकली ओम्स लॉ के इस इक्वेशन से करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी का जो इक्वेशन होता है, बेसिकली इसी इक्वेशन का क्या है, अनदर फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। मेन जो ओम्स लॉ है वो बेसिकली ये है। ये क्या है, J वेक्टर को क्या बोला जाता है, करंट डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और ये क्या है, सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहां पर आपको पता है ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये दोनों ओम्स लॉ ही है, ठीक है। इसको अगर इसमें आप बदलना चाहो तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ला सकते हो और इससे इसको ला सकते हो। एक्चुअली ओम्स लॉ ये होता है। कंडक्टिविटी जो करंट, ये करंट डेंसिटी होती है, करंट पर यूनिट एरिया होता है, ध्यान रखना इसको। नाम तो डेंसिटी है पर दिस इज करंट पर यूनिट एरिया है। और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट को आप लोग क्या मानते थे, स्केलर। स्केलर नहीं होता है, ठीक है, स्यूडो स्केलर होती है। और इसकी डायरेक्शन किससे बनती है, एरिया वेक्टर से। ये हमेशा जिस एरिया को आप कंसीडर करोगे उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, एरिया वेक्टर के। क्योंकि एरिया कैसे कंसीडर करोगे, से करंट डेंसिटी आपको निकालना है इस एरिया पर, तो इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर होगा, नॉर्मल टू दिस। इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू दिस प्लेन, उधर ही डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, ठीक है। वही डायरेक्शन हो जाएगी इस करंट, राइट। अगर करंट की केवल एक डायरेक्शन होती, ठीक है, तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो ये क्वांटिटी है ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी का मतलब है हाउ इजली करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। सुपर कंडक्टर में कंडक्टिविटी बहुत इनफाइनाइट होगी, ठीक है, और कंडक्टिविटी 0 होगी किसमें, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर में, ठीक है। सेमीकंडक्टर में उससे थोड़ा ज्यादा होगी, कंडक्टर में उससे ज्यादा होगी, और सुपर कंडक्टर में सबसे ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होना। ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। अब ऐसा अगर केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग आपकी ये जो क्वांटिटी है ये कंडक्टिविटी, अभी आप देखना कि ये कंडक्टिविटी की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती, मतलब डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, अलग अलग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। जब ये वैल्यू इसकी डायरेक्शन से, जैसे वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो गए तो भी वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया, वेक्टर तो चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू
आप डिफरेंट डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग है, मतलब मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है। टू डायरेक्शन उसकी हो गई अलग अलग, इस डायरेक्शन में कुछ अलग वैल्यू, इस डायरेक्शन में कुछ अलग वैल्यू। मतलब ध्यान रखो, वेक्टर जो आप दिखाते हो उसमें जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर एक्स एक्सिस के अलावा कोई बात करनी है तो आप किसके टर्म में बात करते हो, यूनिट वेक्टर आई की। वाई एक्सिस के अलावा कोई बात करनी है तो किसके में, जे कैप की टर्म। और जेड एक्सिस के कोई बात करनी है तो आप ए कैप की टर्म में बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलावा वेरिएशन कोई क्वांटिटी एक पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर से आप उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, इधर सेम रहेगी, इधर जो होगी जैसे कुछ मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड x है, तो ये आई एक्स आपको पता चल गया, ये डायरेक्शन फिक्स होगा। जे y लिख दिया तो आपको पता है कि ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन व्हाट अबाउट इस दोनों को छोड़ करके और किस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसके अलावा भी तो डायरेक्शन हो सकती है। अगर ये क्वांटिटी इस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन के अलावा भी और डायरेक्शन होने लगे तो फिर क्या करोगे आप, मतलब कि ये क्वांटिटी जो है ये वैरी करने लगे, इट डजंट डिपेंड आई जे के अलावा और डायरेक्शन में भी क्या करे, चेंज होने लगे, डिपेंडेंट हो जाए, इन स्पाइट ऑफ दीज आई जे के, और भी इसके बेसिस हो, रिक्वायर हो आपको क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आपकी वेक्टर की नॉलेज फिर काम नहीं आएगी। क्योंकि वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर क्या बताएगा, केवल आई जे के, जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या करोगे आप, इसी आई जे के जो बेसिस वेक्टर है इसी के हेल्प से ही तो कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि इनसे हमारा काम नहीं चल पा रहा है, क्यों, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ ऐसे डायरेक्शन, जैसे जिसको हम मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ये वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू वास्तव में आ नहीं रही है, उसके अलावा है वैल्यू। इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको और बेसिस की रिक्वायरमेंट हो, बिना बेसिस के बढ़ाने से आप कुछ कर नहीं सकते, बिना बेसिस के बढ़ाए तो आप कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि भाई जब 3 डायरेक्शन में आपको कोई क्वांटिटी, कोई वेक्टर, जैसे मान लीजिए ये v वेक्टर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और डायरेक्शन आ गई जिसमें आपका ये जो सिग्मा है, ये इस वेक्टर से काम नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर हम इस वेक्टर की हेल्प से इसको करना चाहें तो कुछ यहां पर हमें प्रॉब्लम होगी। बात नहीं समझ रहे हो। अब ऐसे सिचुएशन में ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसी होती है, ये वेक्टर को क्या करते हैं, वेक्टर जैसे नहीं इसका नेचर है, इसका नेचर वेक्टर से डिफरेंट है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, वेक्टर से डिफरेंट है। तो इस क्वांटिटी को हम लोग नाम देंगे, देखो टेंसर, ये वास्तव में वेक्टर नहीं है, ये क्या है, टेंसर है। कैसे टेंसर है ये देखो, समझो। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में। देखो मैट्रिक्स फॉर्म में बेसिकली ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, J1 J2 J3, एक कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 मैट्रिक्स सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2 सिग्मा 3 3 मल्टीप्लाई E1 E2 E3। जैसे ही मुझे पता चला, देखो अगर इसकी वैल्यू इसको अगर हम J1 की वैल्यू 1 का मतलब x एक्सिस के नाम, ठीक है, इसमें J1 कैसे लिखोगे, J1 की वैल्यू देखो क्या आएगी,
J1 अगर आप लिखना चाहते हो, चलो पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये होगा सिग्मा 11 E1 प्लस सिग्मा 12 E2 प्लस सिग्मा 13 E, यही तो होगा। देखो ये है 3/3, ठीक है, और ये रो 3 है 3/1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो कॉलम इसके रो के बराबर है। अब जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपको पता है, ठीक है, किस क्या आएगा उसका प्रोडक्ट। तो ये तो आपकी J1 है। देखो अगर ये केवल वेक्टर होता, ध्यान रखो, ये सिग्मा 11 क्या चीज है, सिग्मा 11 जो है ये कंडक्टिविटी की वो वैल्यू है जो किस पे डिपेंड करती है, E1 पर, देख रहे हो। तब ये वैल्यू आपको एक कंपोनेंट इस पे, केवल इस पे डिपेंड करता अगर, तब आप इसको सीधे सीधे ये लिखते, ये लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा ये जो डायरेक्शन है सिग्मा 12 जो है, इट इज डिफरेंट डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई कंडक्टिविटी की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसमें कितना आ गया, E2 आ गया। कंपोनेंट E2 का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 कंपोनेंट, कंडक्टिविटी क्या है सिग्मा 11, डेफिनेटली ये अलग है इसके E2 प्लस E3 का क्या है 13। अब ये जो अलग अलग वैल्यू इसकी आ रही है सिग्मा 12 की, ये कितनी वैल्यू हो गई, टोटल वैल्यू देखो 9 वैल्यू, ठीक है, जबकि होनी कितनी चाहिए थी आपकी, अगर वेक्टर से देखते तो केवल कितना 3 होना चाहिए, 3 वैल्यू। अब ये जो 9 वैल्यू हो गई है, ये क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब ये 9 डायरेक्शंस बनेगी अलग अलग, ठीक है, 9 डायरेक्शन, इसके साथ E1 E2 E3 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, ठीक है, और फिर J1 J2 J3 की वैल्यू आप तब पा पाओगे, ठीक है। J1 J2 J3 क्या चीज है, ये 3 एक्सिस जो X Y Z एक्सिस है ना, उसी को आपने J1 J2 J3 माना है, ठीक है। अब इस J1 J2 J3 की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपकी जो कंडक्टिविटी है उसके कितने कंपोनेंट हैं, 3 नहीं बल्कि कितने 9 कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ और डायरेक्शंस इन स्पाइट ऑफ वन डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने, ठीक है, बात आ रही समझ में। अब देखिए इस क्वांटिटी को, इसका दूसरे तरीके से नोटेशन कैसे हम लोग करेंगे, जैसे ये J है, J को क्या करो, देखो दूसरा नोटेशन, इसका एक तरीका तो ये है, एक तरीका ऐसे है JI ऐसे लिखो, ठीक है, I को वेरी कराना है कितना 1 2 3, देख रहे हो, ये I क्या है वेरी करेगा 1 2 3। फिर ये सिग्मा आपका 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, I और J पर, I और J पर, देख रहे हो। यही जो I और J पर एक साथ डिपेंड होना, यही इस क्वांटिटी को वेक्टर से अलग कर देंगे, ठीक है, इनटू इधर आपका क्या है E, हाँ यहाँ I लिया है तो यहाँ क्या ले लो G, यहां पर फिर इसको भी वेरी कराओगे ना, ठीक है। अब 2 समेशन लगाओ यहां पर, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट लिखने के, हाँ यहां पर देखो I है, I वेरी करने का एक समेशन और एक J, कहां से 1 2 3, I विल वेरी फ्रॉम 1 2 3, J विल वेरी फ्रॉम 1 2 3। ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन आपका जो है और ये रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, और ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, अभी बताता हूं थोड़ा सा, है ना। ये नोटेशन काफी सिंपल हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस मैट्रिक्स नोटेशन। ये भी एक तरीके से मैट्रिक्स नोटेशन ही है, लेकिन इस नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का एक अपना स्पेशल तरीका है, ठीक है।
दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो ये जो क्वांटिटी है सिग्मा आई जे, ये क्वांटिटी, ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया आपको, ये परिचय आप लोगों का कराने के लिए, इंट्रोडक्शन की टेंसर क्या है, अभी घबराओ नहीं, अभी टेंसर को मैं दूसरे टर्म में आप लोगों को दिखाऊंगा। एकदम मैथमेटिकली ये क्या है, नेचुरली जनरेट होगा, दिखेगा कि कैसे ये आ रहा है। पहले समझा रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है, इसी तरीके से और भी इक्वेशन है, इसको आप लोग क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कंडक्टिविटी टेंसर। क्या कह सकते हो? कंडक्टिविटी टेंसर। इसी तरीके से होता है स्ट्रेस टेंसर। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी टेंसर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? टेंसर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी अगर आप करोगे तो आपको टेंसर की नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रेस कहां कहां पर यूज होते हैं, इसको कहां कहां पर यूज होता है। देखिए बहुत सारे सॉलिड्स में, बहुत सारे क्रिस्टल की जब आप कंडक्टिविटी की स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि कुछ क्रिस्टल आइसोट्रोपिक होते हैं, कुछ क्रिस्टल एनिसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? एनिसोट्रोपिक। जो आइसोट्रोपिक क्रिस्टल होते हैं उसकी कंडक्टिविटी की स्टडी तो वेक्टर से आप कर सकते हो, वहां वेक्टर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितने बेसिस होते हैं, जितने डायमेंशन होते हैं, उतनी ही बेसिस होती है। लेकिन डायमेंशन और बेसिस में अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर आपका काम वेक्टर से नहीं चलेगा, फिर किससे चलेगा? टेंसर से। टेंसर की जरूरत कहाँ कहाँ होती है फिजिक्स में, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अगर आप स्ट्रेस, इलास्टिसिटी के स्टडी करने चलोगे, किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी, तो उसमें आपने एंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस पढ़ा है ना, एंगल ऑफ शियर, शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस, सब चीजें पढ़े होगे ना, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की स्टडी जब आप करने चलोगे और आपको स्ट्रेस निकालना पड़ा, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये सारी चीजें आप वेक्टर से नहीं कर पाओगे, यहां आपको क्या करना पड़ेगा? टेंसर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। क्यों टेंसर क्वांटिटी है, इसको समझो। मैंने यही आप लोगों को बताया कि जब आपको मोर देन वन डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी केवल आप एक वेक्टर लो, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना, जब उसकी डिपेंडेंसी, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी एक डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन पे हो जाए, जैसे ये अगर केवल इतना होता तो एक ही डायरेक्शन में होता, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ देखो इस कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी इस पर है, इस कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी इस पर है, इस कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी इस पर है, ठीक है। जब इस तरीके से आपका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डिपेंडेंसी हो जाए, तब आपका काम किससे नहीं चलेगा? वेक्टर से। तब आपको क्या लेना पड़ेगा? टेंसर। तो मैंने बताया कि एक स्ट्रेस निकालने में स्ट्रेस टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैसी क्वांटिटी है? एमआई टेंसर्स, ये भी टेंसर से ही स्टडी होगी। यहां कंडक्टिविटी आप कह ही रहे हो, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये भी क्या है? ये भी टेंसर है। अब ये जब ये सब टेंसर है तो टेंसर के लॉज ओबे होंगे, ठीक है, टेंसर के लॉ ओबे होंगे। यहां वेक्टर के लॉ नहीं चलेंगे, क्या चलेंगे? टेंसर का। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, अब देखो यहां से शुरुआत हो रही है, जहां मैं आप लोगों को सबसे पहले वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। और वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो सिस्टम लूंगा और वेक्टर पहले बताऊंगा वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और सिंपल एग्जांपल लूंगा रोटेशन ऑफ टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पहले वेक्टर बताऊंगा कि टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब वेक्टर को रोटेट करते हो आप तो कैसे वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। फिर टेंसर, टेंसर कैसे वेक्टर से एक स्टेप फर्दर हम टेंसर में कैसे जा सकते हैं, उसी तरीके से जैसे वेक्टर में केवल एक रैंक ही तो जुड़ रही है, केवल एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन ही तो जुड़ रही है। जैसे स्केलर में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्केलर है, हम उसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं,
बेसिस वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे 3 है, 3 स्केलर है, और जैसे ही मैंने बेसिस आई वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? एक वेक्टर बन गया। अब इसकी मुझे डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या था? ए था 3, ये क्या कहलाता है? स्केलर। इसमें कोई भी बेसिस वेक्टर नहीं था, कोई भी बेसिस वेक्टर नहीं था। इसमें मैंने एक बेसिस वेक्टर जोड़ दिया, ये क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया, वेक्टर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? टेंसर बनाऊंगा इसका। टेंसर को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और डायरेक्शन इसमें एक्स्ट्रा डायरेक्शन जोड़ो, कुछ नहीं। अगर आप देखो स्केलर पढ़ना बहुत आसान है। इसमें क्या है? सिंपल, इसमें ऑपरेशंस क्या चलते हैं? क्या चलते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सब चलता है ना। इस ऐसे इसमें भी चलता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन अलग हो गया किसकी वजह से? इसकी वजह से। यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गई, यहां डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं था। अब यहां पर दो डायरेक्शन एक साथ, मतलब 3 ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, दो बेसिस वेक्टर रहेंगे इसके साथ, ठीक है। तो इन जनरल अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं तो इसको मैंने E1 से दिखाया था ना। तो इन जनरल अगर लूं आर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसको E1 और E2, ये देखो, ये दो डायरेक्शन डिसाइड करेगी अब इस क्वांटिटी की वैल्यू। बात आई समझ में? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें एक डायरेक्शन आते ही बहुत सारे वेक्टर्स के लॉज आ गए थे, ठीक है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, सब चला था। तो ये स्केलर, ये वेक्टर, इसकी रैंक क्या है? रैंक इसकी 0 है, इसकी रैंक 1 हो गई, इसकी रैंक क्या हो गई? 2। ये रैंक किसके बेसिस पे बनी? ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ये कितने बेसिस रिक्वायर है, बेसिस वेक्टर जितने रिक्वायर होंगे वही उसकी क्या होगी? रैंक होगी। डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता ये। डायमेंशन से मत लगाना कभी भी रैंक किस पे डिपेंड करती है? बेसिस। जितने बेसिस, अगर कोई ऐसे लिख करके आपको दे दे, ऐसे लिख दे 3E1 E2 E3, तो ये भी टेंसर है, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि इसमें कितने बेसिस की रिक्वायरमेंट होगी? 3 बेसिस एक साथ, 3 ये वेक्टर टेंसर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो स्केलर का ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको आता ही है बहुत आसानी से, ठीक है। इसको जोड़ना है तो जोड़ लोगे, कुछ स्केलर में स्केलर प्लस स्केलर, सब्ट्रैक्शन स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ उसको तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। वेक्टर भी आता है आपको, वेक्टर भी आता है। अब जैसे एक और आप इसमें जोड़ रहे हो, एक बेसिस और बढ़ा रहे हो, तब किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे जाएंगे, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो पहले वेक्टर बताऊंगा और फिर वेक्टर के ही बेसिस पे आगे बढ़ेंगे हम लोग टेंसर का लिखेंगे, ठीक है। यही तुम लोगों का जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक यही है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब कुछ आया समझ में? क्या करना है आपको? एक एडवांस वेक्टर से एक स्टेप और आगे जाना है, वेक्टर से एक स्टेप और जाना है, और नाम उसका क्या बनने जा रहा है? ये क्वांटिटी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। अब चलिए ट्रांसफॉर्मेशन पहला वाला जो टॉपिक है उस पर आते हैं, और हम लोग थोड़ा सा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है फ्रॉम ए वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो टॉपिक होगा हमारा टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन, ये डालो, और ये बेसिक है। इसको अगर आपके समझ में आ गया तो फाउंडेशन टेंसर का समझ में आएगा। ये तो डेफिनेशन में देखो है, ये तो जस्ट फॉर डेफिनेशन, टेंसर इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ रैंक 2 व्हिच हैज 2 बेसिस, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड मोर देन वन डायरेक्शन के अलावा 2 डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा,
क्योंकि अगर एक डायरेक्शन से आप लिखोगे तो कोई ना कोई उसकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ स्टडी क्या रह जाएगी, इनकम्प्लीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू, दूसरे डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू, तो दोनों डायरेक्शन एक साथ चलनी पड़ेगी ना लेकर के। तो इसीलिए 2 बेसिस की रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जरूर कि केवल 2-3 ही नहीं, जितना चाहे उतना बेसिस बढ़ा सकते हो। ठीक है, उतने रैंक का टेंसर हो जाएगा। तो अगर आपने पहले 2 रैंक का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना सीख लिया तो सिमिलरली आप जितने रैंक चाहो उतने रैंक बढ़ा दो। वो डिपेंड करेगी आपके रिक्वायरमेंट पे कि ये कितने पॉसिबल डायरेक्शन में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जितने में बढ़ रही है उतने रैंक का टेंसर बना लेते। ठीक है, पहले कम से कम 2 रैंक का तो बनाने आना चाहिए। ठीक है, बात आ रही समझ में? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसी के सारे हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं मैं। ठीक है, और इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सबसे सिंपल पहले वेक्टर बताने की कोशिश करता हूं। और इन जनरल मैंने बताया था, और ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं। ठीक है, कार्टेशियन और कैसा, ऑर्थोगोनल। कैसा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन एक उसका पार्ट है ना, जो सबसे आसान वाला है। उसके अलावा 2 और मैंने आप लोगों को बताया, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या करिए, इस डायरेक्शन में आप ले लीजिए E1 से, E1 इसका बेसिस है, और दूसरा डायरेक्शन, अब इसमें x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, यही तो होगा। इस डायरेक्शन में बेसिस वेक्टर को क्या लोगे, E2 कैप। E2 कैप इज द बेसिस वेक्टर अलोंग y एक्सिस डायरेक्शन और x एक्सिस के अलोंग E1। कुछ भी हो सकता है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, से अ वेक्टर, एक वेक्टर और ले लो, से B वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, आप उनको लिख पाओगे बड़े आसानी से। जैसे इस वेक्टर को लिखना है v वेक्टर को, तो यू कैन राइट इट। कैसे लिखोगे, इसके 2 कंपोनेंट ले लो, इधर ले लो v1 और इधर ले लो v2। तो इसको कैसे लिखोगे, v1 i कैप प्लस, हाँ इसको लिखोगे v1 e1 कैप प्लस v2 e2 कैप। ऐसे ही तो लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आसानी से लिख सकते हो। इन जनरल अगर इस वेक्टर को लिखना है ऐसे जनरल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस वेक्टर को ऐसे नोटेशन से मैं दिखा रहा हूं, एरो नहीं, क्योंकि अभी जब टेंसर तो 2 लाइन खींच रहा हूं ना ऊपर, ये भी नोटेशन वेक्टर का ही होता है। कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, जनरल अगर लिखना हो तो देखो, इसको vi और इधर क्या हो जाएगा ei, ये जनरल नोटेशन हो गया। ठीक है, और इसमें यहां क्या कर दूं, समेशन लगा दूं। समेशन में i को जितना चाहे, जहां से चाहे वहां तक वेरी करा दूं। i 1 से कहां 2 कर दूं। तो ये दोनों नोटेशन सेम है ना, एक ही बात तो है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना आइडिया आपको है, इतनी जानकारी तो आपको है ना। अब क्या करने जा रहे हैं, देखो आप, अब मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, रोटेट। एक एंगल से, कितने एंगल से दिस एंगल इज थीटा 0, थीटा 0। अब ये डायरेक्शन अलग हो गई, इसको दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो x डैश, और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, इधर खींच दीजिए, ये हो जाएगा आपका y डैश। तो 2 सिस्टम हो गए। देखो, एक सिस्टम है जो x y कोऑर्डिनेट का है, ठीक है, और दूसरा सिस्टम है जो x डैश y डैश कोऑर्डिनेट का है। समझ रहे हैं ना आप लोग? केवल क्या किया मैंने, रोटेशन किया। ये भी एंगल थीटा 0 ही होगा, क्योंकि ये जितना इधर होगा ये भी होगा। ठीक, अब इस रोटेशन से इस क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, किस पे? इसमें जो मेरा वेक्टर, इस वाले में मेरा वेक्टर जो v है,
इस वाले में मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, v प्राइम हो जाएगा, v प्राइम हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये किस सिस्टम का v वेक्टर है, x y, और ये किस सिस्टम का है, x डैश y डैश। अब मैं एक रिलेशनशिप यहां पर लिखने जा रहा हूं कि ये वेक्टर इस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब x डैश, इसमें इसे दोनों में रिलेशन, इसमें और इसमें रिलेशन लिखने जा रहा हूं। जैसे x डैश लिखूंगा तो किसके टर्म्स में लिखूंगा, x के टर्म्स में, y डैश लिखूंगा तो किसके टर्म्स में लिखूंगा, यही तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। या वाइस वर्सा, इसका उल्टा, x को मैं x डैश की टर्म्स में, y को y डैश की टर्म्स में, ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब ये जो लिखने का तरीका है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको जरा आप बहुत ध्यान से देखना, गौर करना कि ये कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे लिखना होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में v क्या होता है मेरा, ये लिखो, यही तो होगा, v होगा v1 e1 प्लस v2, ये होगा, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, v, आता रही समझ में, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही। अब मुझे v प्राइम लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, v प्राइम, ये कैसे लिखा जाएगा बताओ, v प्राइम लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, हाँ। अब इसके तो v1 e1 और v2 e2 हो गए, इसके क्या हो गए, इसके e1 इसका अलग लिखोगे ना, e1 डैश, और इसका क्या लिखोगे, e2 डैश, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी वेक्टर है उसको आप लोग कैसे, इस नोटेशन का यूज करो, जब आप लोग vi कोई वैल्यू है तो ei क्या होता है, आपका बेसिस वेक्टर, और जब आपका ये vi डैश हो जाता है, vi डैश हो जाता है